राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटों की जंग नहीं होते। वोटों की जंग से ठीक पहले एक और लड़ाई लड़ी जाती है और वो है बैटल ऑफ नैरेटिव यानी नैरेटिव की लड़ाई। इस नैरेटिव वॉर का इस्तेमाल या यूं कहें कि इकलौता मकसद होता है लोगों के जहन, उनकी सोच पर कब्जा करना। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल जनता की सोच को अपने नैरेटिव के पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाता है तो बैलेट यानी कि वोट की लड़ाई की राह अपने आप आसान हो जाती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में साल 2029 की चुनावी जंग को लेकर अभी से यानी करीब 3.5 साल पहले ही अपने नैरेटिव वॉर को धार देना शुरू कर दिया है? यह सवाल आज इसलिए मौजूद है क्योंकि असम के सीएम और भाजपा के फायर ब्रांड लीडर्स में शुमार हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव के दौरान झारखंड को भाजपा का अनफिनिश्ड एजेंडा यानी कि अधूरा एजेंडा करार दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ लफ्जों में कहा कि पूर्वी भारत के लगभग सभी बड़े राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों की मौजूदगी है, लेकिन झारखंड अब भी पार्टी का सबसे बड़ा अधूरा लक्ष्य बना हुआ है। उनके मुताबिक राज्य की आइडेंटिटी, डेमोग्राफिक बैलेंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर भाजपा की लड़ाई अभी अधूरी है और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सफलताओं के बाद अब पार्टी का अगला सबसे बड़ा राजनीतिक फोकस झारखंड ही होने वाला है। तो क्या यह सिर्फ एक रूटीन राजनीतिक बयान है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या फिर साल 2029 के विधानसभा चुनाव का पहला कैंपेन नैरेटिव? क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बार एक पूरा चुनाव सिर्फ एक बयान से अपनी दिशा पकड़ लेता है और कई बार सिर्फ 2 शब्द आने वाले कई वर्षों की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। क्या भाजपा अब इन्फिल्ट्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज और ट्राइबल आइडेंटिटी जैसे मुद्दों को अगले 3.5 वर्षों तक लगातार राज्य की राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखने की तैयारी कर रही है? दूसरी तरफ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस बयान को पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा बुनियादी विकास, रोजगार और गवर्नेंस जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर पहचान की राजनीति को केंद्र में लाना चाहती है। तो क्या सचमुच भाजपा ने अपनी ओर से 2029 का एजेंडा सेट कर लिया है? और अगर ऐसा है तो इस नैरेटिव वॉर को नाकाम करने के लिए राज्य की मौजूदा सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आने वाले कुछ ही मिनटों में हम करेंगे इन सुलगते सवालों का एक मुकम्मल फैक्ट बेस्ड, बैलेंस्ड और डीप पॉलिटिकल एनालिसिस। इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, वो भी तब जब इस बयान को दिए 3 दिन हो चुके हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि यह बयान भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने, एक सीनियर नेता ने दिया है, बल्कि इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भाजपा के सबसे प्रभावशाली चुनावी रणनीतिकारों में उनकी गिनती होती रही। असम से लेकर त्रिपुरा और हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल तक पार्टी ने उन्हें सिर्फ प्रचारक नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका में इस्तेमाल किया। यही वजह है कि जब वे झारखंड को भाजपा का अनफिनिश्ड एजेंडा कहते हैं तो उसे एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद रूट का जिक्र भी किया है। उन्होंने दावा किया कि इस रूट के जरिए बड़ी संख्या में घुसपैठिए झारखंड के सीमावर्ती जिलों में दाखिल हो रहे हैं, जिससे वहां का सामाजिक ताना बाना और जनसांख्यिकी बदल रही है। उनका इशारा साफ था कि जो भौगोलिक संवेदनशीलता अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब होने के कारण पश्चिम बंगाल की थी, वही स्थिति अब झारखंड के कुछ जिलों की भी हो चुकी है।
दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐसे ही मुद्दों पर मिली सफलता के बाद भाजपा का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में रणनीतिक रूप से झारखंड अब अगला स्वाभाविक राजनीतिक लक्ष्य बनकर उभरता है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं की, उन्होंने आइडेंटिटी, डेमोग्राफिक बैलेंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। यानी वे राजनीतिक बहस को विकास बनाम विकास के फ्रेम से निकालकर पहचान, जनसांख्यिकी और सुरक्षा जैसे विषयों की ओर शिफ्ट करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। यह किसी भी नैरेटिव पॉलिटिक्स का पहला चरण होता है। पहले मुद्दा स्थापित किया जाता है, फिर उस पर लगातार राजनीतिक संवाद चलता है और उसके बाद वही मुद्दा चुनावी विमर्श का केंद्र बनने लगता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि यह बयान भाजपा के कोर समर्थकों और संगठन के भीतर नया संदेश देने की कोशिश भी हो सकता है। 2024 में झारखंड में मिली हार के बाद या यूं कहें कि करारी हार के बावजूद पार्टी इस राज्य को लेकर पीछे हटने के मूड में कतई नहीं, बल्कि संकेत यह है कि अब लड़ाई शॉर्ट टर्म कैंपेन की नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पोजीशनिंग की होगी। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान सिर्फ एक मामूली पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं लगता। अगर आपको 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव याद हो तो भाजपा का पूरा चुनाव अभियान एक नारे के इर्द गिर्द घूमता था। वह क्या था? वह था रोटी, बेटी और माटी का मुद्दा। लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन्फिल्ट्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दों को लगातार उठाया गया। खासकर संताल परगना को लेकर यह संदेश देने की कोशिश हुई कि अगर समय रहते स्थिति नहीं संभाली गई तो आने वाले वर्षों में राज्य का सामाजिक और डेमोग्राफिक बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन चुनाव परिणाम में भाजपा को बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने प्रबल बहुमत हासिल किया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल किया। कह सकते हैं कि भाजपा का रोटी, बेटी और माटी का नारा चुनाव में काम नहीं आया या यूं कहें कि नाकाम ही रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 की नाकामी के बावजूद भाजपा अगली लड़ाई इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ना चाहती है? हिमंता बिस्वा शर्मा का ताजा बयान तो फिलहाल यही इशारा कर रहा है। पार्टी को लगता है कि 2024 में यह मुद्दा चुनाव के दौरान तो जोर शोर से उठा, लेकिन इसे समाज के भीतर एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल नैरेटिव में बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसलिए अब 2029 को ध्यान में रखते हुए अगले 3.5 वर्षों तक इस मुद्दे को लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाए रखने की रणनीति बन सकती है। यानी चुनाव से कुछ महीने पहले नहीं बल्कि अगले 3.5 साल तक इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश। यही हिमंता बिस्वा शर्मा का अनफिनिश्ड एजेंडा वाला बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं दिखता बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी माना जा सकता है कि आने वाले वर्षों में पार्टी किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। लेकिन अगर भाजपा इस नैरेटिव को लगातार आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे जमीन पर आगे बढ़ाएगा कौन? क्या सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे रणनीतिकार काफी होंगे या झारखंड में एक मजबूत स्थानीय चेहरा और संगठन भी चाहिए होगा? मान लीजिए कि भाजपा ने तय कर लिया कि अगले 3.5 वर्षों तक इन्फिल्ट्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज और ट्राइबल आइडेंटिटी को अपने राजनीतिक अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाना है, तो फिर अगला सवाल है इस अभियान का चेहरा कौन होगा? सबसे पहला नाम आता है चंपाई सोरेन। इसके पीछे कई वजहें हैं दोस्तों। पहली, चंपाई सोरेन को भाजपा में लाने में हिमंता बिस्वा शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दूसरा, जेएमएम छोड़ने के बाद से ही चंपाई सोरेन लगातार संताल परगना में कथित घुसपैठ और बदलती जनसांख्यिकी का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं। यानी वैचारिक तौर पर वे भाजपा के इस नैरेटिव के सबसे स्वाभाविक चेहरे दिखाई देते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ चेहरों से नहीं चलती। नैरेटिव बनाने और नैरेटिव को वोट में कन्वर्ट करने के बीच बहुत लंबा सफर होता है और यही वह जगह है जहां भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है, क्योंकि जिस मुद्दे को पार्टी सबसे ज्यादा उठा रही है उसका भौगोलिक केंद्र संताल परगना है। लेकिन मौजूदा प्रदेश संगठन को देखें तो संताल परगना का प्रतिनिधित्व उतना मजबूत नहीं दिखता जितना इस रणनीति की सफलता के लिए जरूरी माना जा सकता है। यानी अगर राजनीतिक बहस का केंद्र संताल परगना होगा तो वहां से मजबूत स्थानीय नेतृत्व, प्रभावी संगठन और लगातार जनसंपर्क अभियान भी उतना ही जरूरी होगा। दूसरी बात, हिमंता बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिकार हैं।
वे समय समय पर झारखंड आएंगे, सभाएं करेंगे, राजनीतिक संदेश देंगे, लेकिन चुनाव आखिरकार स्थानीय संगठन लड़ता है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता, पंचायत स्तर का नेटवर्क और क्षेत्रीय नेतृत्व ही किसी भी नैरेटिव को जनमत में बदलता है। यही चंपाई सोरेन जैसे लीडर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर भाजपा उन्हें सिर्फ एक वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि आदिवासी समाज के बीच अपने प्रमुख रणनीतिक संदेश वाहक के रूप में स्थापित करती है तो पार्टी को इसका लाभ भी मिल सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अकेले चंपाई सोरेन के भरोसे पूरे संताल परगना की राजनीतिक लड़ाई नहीं जीती जा सकती। यानी भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ मुद्दा तय करने की नहीं बल्कि उस मुद्दे के अनुरूप लीडरशिप, आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ तैयार करने की भी है। लेकिन अगर भाजपा अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे। जाहिर है भाजपा अगर 2029 की लड़ाई का नैरेटिव अभी से गढ़ने की कोशिश कर रही है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस राजनीतिक चुनौती को अच्छी तरह समझ रहे हैं। जेएमएम की रणनीति फिलहाल बिल्कुल अलग दिखाई देती है। क्या रणनीति है? पार्टी की कोशिश है कि राजनीतिक बहस का केंद्र गवर्नेंस, वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट और रीजनल प्राइड बने। यही वजह है कि हाल के महीनों में जेएमएम ने राज्य के अलग अलग प्रमंडलों में लगातार सम्मेलन आयोजित किए हैं। आधिकारिक तौर पर उनका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाना बताया गया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे 2029 की लंबी तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार स्थानीय हित, आदिवासी अधिकार, रोजगार, निवेश और विकास इन सभी मोर्चों पर समानांतर काम कर रही है। हाल में निवेश, औद्योगिक नीति और विजन 2050 जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश भी इसी व्यापक राजनीतिक संदेश का हिस्सा मानी जा सकती है। लेकिन राजनीति कभी एक तरफा तो नहीं होती। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने भाजपा को एक नया राजनीतिक संकेत भी दिया है। पार्टी के भीतर एक धारणा मजबूत हुई है कि हेमंत सोरेन का राजनीतिक किला पूरी तरह अभेद नहीं है। अगर सही मुद्दे, सही संगठन और सही राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं तो सत्ता पक्ष के भीतर भी राजनीतिक सेंध की संभावना तलाश की जा सकती है। हालांकि इस एक घटना के आधार पर बहुत बड़े निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है और आने वाले वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां कई बार बदल भी सकती हैं। यानी एक तरफ भाजपा इन्फिल्ट्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दों के जरिए नया नैरेटिव स्थापित करना चाहती है, दूसरी तरफ जेएमएम कोशिश करेगी कि चुनावी बहस विकास, सामाजिक योजनाओं, क्षेत्रीय अस्मिता और सरकार के प्रदर्शन पर ही केंद्रित रहे। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में झारखंड की राजनीति सिर्फ चुनावी रैलियों की नहीं बल्कि नैरेटिव वर्सेस गवर्नेंस की भी लड़ाई बनने जा रही है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? इतना तो साफ है कि हेमंता बिस्व शर्मा का अनफिनिश्ड एजेंडा वाला बयान कोई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है दोस्तों। यह भाजपा की सोच और उसकी दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति की एक झलक जरूर देता है। पार्टी यह संकेत दे रही है कि झारखंड अब उसके लिए सिर्फ एक और चुनावी राज्य नहीं बल्कि ईस्टर्न इंडिया स्ट्रेटेजी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुका है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि स्ट्रेटेजी और विक्ट्री के बीच बहुत लंबा फासला होता है। आज 2029 के विधानसभा चुनाव में अभी 3.5 साल से ज्यादा का समय बाकी है। राजनीति में यह इतना लंबा समय है कि कई सरकारों की लोकप्रियता बदल जाती है, नए मुद्दे जन्म ले लेते हैं और पुराने मुद्दे अप्रासंगिक हो जाते हैं। झारखंड की स्वर्ण रेखा, दामोदर, मयूराक्षी और गंगा में अभी बहुत पानी बहना बाकी है। अगला चुनाव सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि भाजपा कौन सा नैरेटिव गढ़ती है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी होगा कि हेमंत सोरेन सरकार अपने इस कार्यकाल में कैसा प्रदर्शन करती है। रोजगार, निवेश, कानून व्यवस्था, स्थानीय नीति, आदिवासी हित, कल्याणकारी योजनाएं और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दे पर सरकार की उपलब्धियां और चुनौतियां भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेंगी।
दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी कम चुनौतियां नहीं। अगर वह इन्फिल्ट्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे को 2029 का केंद्रीय नैरेटिव बनाना चाहती है तो उसे सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि मजबूत स्थानीय संगठन, प्रभावी क्षेत्रीय नेतृत्व और लगातार जनसंपर्क अभियान भी खड़ा करना होगा। यानी आज की तारीख में यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2029 का चुनाव किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि नैरेटिव वॉर की पहली घंटी दोस्तों बज चुकी है। अब यह लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी यह तो आने वाले महीनों की राजनीति, सरकार के प्रदर्शन और विपक्ष की रणनीति तीनों मिलकर तय करेंगे। फिलहाल चुनाव अभी दूर है लेकिन पॉलिटिकल पोजीशनिंग शुरू हो चुकी है और भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार चुनाव मतदान वाले दिन नहीं बल्कि उसके कई साल पहले शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2029 में झारखंड की राजनीति का केंद्र वास्तव में घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव जैसे मुद्दे होंगे या फिर रोजगार, विकास और गवर्नेंस जैसे सवाल चुनावी बहस पर भारी पड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विकी और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। जोहार।